हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एग्जाम प्रिपरेशन में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो कि टीसीएस वाला प्रश्न, जो भी टीसीएस के द्वारा प्रश्न आपको पूछा गया है। ये वीडियो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों का पैटर्न लगभग सेम ही मैथ आता है आपका एनटीपीसी और ग्रुप डी में भी। तो इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। काफी शानदार प्रश्न है। देखिए, कह रहा ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात आपका दिया हुआ है 3:4 है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, सबसे पहले आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात आपको दिया हुआ है। किसका अनुपात दिया हुआ है? आपका क्षमता का रेशियो आपका दिया हुआ है ए और बी का। देखिएगा, ए का कार्य क्षमता यहाँ पे 3 दिया हुआ है और बी का कार्य क्षमता है जो यहाँ पे 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3:4 हम लिख लेंगे। अब देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि टोटल काम कितना है। तो काम बराबर क्या होता है? क्षमता गुने टाइम होता है। क्या होता है? वर्क बराबर होता है क्षमता गुने टाइम, यानी इफिशियंसी गुने टाइम होता है। तो टोटल यदि हम वर्क निकालें तो देखिएगा, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में, ठीक है। और ए की कार्य क्षमता कितनी है? तो 3 है। तो यहाँ पे यदि हम 3 से गुना करें तो यानी 12 3 36, यानी एक कितना काम किया होगा? टोटल 36 काम किया होगा। तो आपको बताना है बी उसी काम को, यानी 36 काम को बी समाप्त करने में कितना टाइम लगेगा। तो बी को करना है तो बी कितना, एक दिन में 4 काम करता है, तो 36 काम करने में कितना दिन लगेगा? 4 × 36, यानी बी को काम खत्म करने में कितना समय लगेगा? 9 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9 दिन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, ये वाला प्रश्न है कि पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या का माध्य और पहली 8 अभाज्य संख्याओं का माध्य का अंतर क्या होगा। यानी पहली 8 भाज्य प्राकृतिक संख्या यदि बोले तो देखिएगा, भाज्य प्राकृतिक संख्या आप इस तरह से लिखेगा, भाज्य प्राकृत संख्या, ठीक है, भाज्य प्राकृतिक संख्या। तो इस तरह से लिखेंगे, जैसे कि हम लिख सकते हैं भाज्य प्राकृतिक, यानी 2 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी आपका होगा, 8 भी होगा, 10 भी होगा। इस तरह से भाज्य प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इस तरह से हम आगे इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आपको 8 अभाज्य संख्या यदि लिखना रहेगा, ठीक है, अभाज्य प्राकृतिक संख्या, अभाज्य प्राकृत संख्या। यदि आपको अभाज्य प्राकृतिक संख्या लिखना है तो आप 2 लिखिएगा, 2 के बाद आपका 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, 7 होगा, 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से 15 नहीं, 17 होगा, 19 होगा। ठीक इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। 8 गो अभाज्य संख्या, 8 गो प्राकृतिक संख्या, मैंने भाज्य प्राकृतिक संख्या लिखेंगे। इसका यदि माध्य निकालेंगे तो जो भी आएगा यहाँ पे, तो ऊपर कुछ भी आएगा प्लस करके, लेकिन नीचे में बटा क्या होगा? 8 से भागा देंगे तब तो माध्य निकलेगा। ये भी ऊपर में कुछ भी आएगा प्लस करके, लेकिन 8 से भागा देंगे तब तो माध्य निकलेगा। तो यहाँ से हमको कंफर्म हो गया कि हर में हमेशा क्या रहेगा? तो 8 रहेगा। तो मात्र एक ही ऑप्शन हर में 8 है, तो ऑप्शन नंबर 3 है। तो यहाँ से मार के हम निकल लेंगे, और बाकी कुछ ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आप टाइम को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, या तो फिर जोड़ के आप भागा लगाइए तो फिर से आपका यही आंसर आने वाला है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि यदि P बराबर आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है, P बराबर इतना दिया हुआ है और Q बराबर भी आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको मान निकालना है P/Q का, यानी P का वैल्यू निकालिए, Q का वैल्यू निकालिए और भागा दे दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, आपको जो दिया हुआ है, तो यहाँ से हम P बराबर यदि हम निकालेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ 2 प्लस ये दिया हुआ आपका 0.2 और भागा, और यहाँ पर गुना करेंगे तो आ जाएगा 0.4, ठीक है। -2 × 1 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो जो P का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, देखिएगा 2 प्लस यहाँ पर दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, 2/4 का मतलब कितना होगा? 1/2। तो 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा? 0.5, ठीक है। जब हम 2 में क्या करेंगे, 2 में हम 4 से जब भागा लगाएंगे तो 1/2 आएगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो प्लस -2 कट जाएगा, तो P का मान कितना आ गया? यहाँ से 0.5 आपका आ गया। अब इसको हल कर देंगे, तो इसको यदि हम हल करते हैं, देखिएगा Q का मान यहाँ पे हम हल कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, -0.2 और भागे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखिएगा 0.4 हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर करके माइनस,
और ये वाला क्या होगा, ये वाला आपस में कट जाएगा तो इस साइड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा 2 माइनस फिर से 0.2 में 0.4 से यदि भागा लगाइएगा तो दशमलव से दशमलव कैंसिल होगा, यानी 2 में 4 से भागा देने का मतलब हो गया 0.5 माइनस 1। अब यहाँ पर देखिएगा 2 और माइनस 0.5 1 के जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1.5, यानी क्यू का मान भी आपका कितना आएगा, तो 2 में से 1.5 जाएगा यानी 0.5 आएगा, यानी दोनों का वैल्यू सेम आया। तो जब सेम आया तो पी बटा क्यू यहाँ पे निकाल रहे हैं तो 0.5 और बटा में 0.5 यदि करेंगे तो कट करके कितना जाएगा, तो 1 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है जो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n माइनस 5 के पावर n का परिणाम का अंतिम का अंक हमेशा क्या होगा। देखिएगा एक शानदार सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिया गया है 6 के पावर n माइनस आपका 5 के पावर n का इकाई अंक क्या होगा। n के लिए कुछ भी मान आप रख सकते हैं, 1 2 3, ठीक इसी तरह से चेक कर लीजिए क्या आता है। यदि n का वैल्यू हम यदि 1 रखते हैं तो 6 के पावर 1 माइनस 5 के पावर 1, यानी यहाँ से 6 और 5 ये घट के क्या आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। यदि हम n बराबर यहाँ पे यदि हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, देखिएगा n बराबर 2 रखेंगे तो 6 के पावर 2 माइनस 5 के पावर 2, यानी 6 छक 36 और 5 के स्क्वायर 25। 36 में से 25 घटाइएगा तो 6 में 5 जाएगा, 1 बचेगा, 3 में 2। तो हमेशा इकाई अंक देखिए कहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आया। कुछ भी रखिएगा तो यहाँ पे इकाई अंक में हमेशा घटा के भी यहाँ पे 1 ही आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए हम देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, करा है यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न अक्सर स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, एग्जाम में छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ही शातिर दिमाग से यहाँ पे क्वेश्चन को हम करेंगे। देखिएगा, करा एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार हैं चुनाव में, 2 उम्मीदवार हैं। करा विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48%, जो भी विजय हुआ उम्मीदवार उसको कुल मतों का 48% मत प्राप्त हुआ। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए, जो कि कुल मतों का 34% के बराबर है। करा कुल मत कुछ मत जो था आपका अमान्य था, यानी नहीं उसको गिना गया था, अमान्य मत थे। तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या क्रमशः क्या होगी। यानी विजयी उम्मीदवार है जो कितना वोट से जीता और कितने वोट को अमान्य किया गया, ये आपको बताना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि टोटल वोट जो यहाँ पर है, यहाँ से तो रेशियो मेथड से हो नहीं पाएगा। मान लेते हैं कि टोटल वोट की संख्या कितना है, x है। इसमें कितने उम्मीदवार हैं, आपके 2 उम्मीदवार मान लेते हैं, उम्मीदवार A है और उम्मीदवार B है। ठीक है, तो देखिएगा ये वाला जो पॉइंट दिया है यहाँ से हम टोटल वोट निकाल सकते हैं। 6800 मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, विरोधी माने हारने वाला, इसको हम मान लेते हैं आपका विजयी उम्मीदवार है ना, इसको मान लेते हैं हारने वाला। ठीक है, हारने वाला उम्मीदवार। तो कह रहा है जो विरोधी उम्मीदवार है जो भी जीता है, तो विरोधी उम्मीदवार आपका बी है। तो विरोधी उम्मीदवार को 68% मत प्राप्त हुआ, जो कि कुल मत का 34% है। यानी कुल मत x माने हैं, तो x का 34% बराबर कितना करेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा 6800 है जी। ठीक है, जो 6800 है विरोधी उम्मीदवार को जो मत है कुल मत का 34% है। ठीक है, के बराबर है। तो यहाँ से आप यदि हल कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा x गुने 34/100। ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा आपका 6800। तो यहाँ से काटिएगा तो 34 और दूना कितना होगा 68, यानी यहाँ से 200 बार में जब आप तिरछा गुना करिएगा तो 2 पर 2 जीरो, यहाँ 100 गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पर आपका 4 जीरो, कितना हो जाएगा 4 जीरो। तो कुल जो मत है इतना आ गया, यानी टोटल मत की संख्या हमको निकल गया, पता हो गया 20,000 टोटल मत यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे जो है विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का कितना 48%, जो कि विजयी उम्मीदवार आपका ये है। तो जो विजयी उम्मीदवार है आपका, ठीक है, उसको कुल मतों का, तो कुल मत कितना पड़ा है यहाँ पे 20,000 का कितना प्रतिशत, 48% इसको प्राप्त हुआ है। 48% यानी 48/100, यानी कितना वोट लाया हमको पता चल जाएगा। 2 जीरो यहाँ पे काट लेंगे, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96 पर 2 जीरो, यानी विजयी उम्मीदवार को इतना वोट आपका प्राप्त हुआ। ठीक है, 9600 वोट प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो आपका हारा उम्मीदवार है, हारने वाला उम्मीदवार है ना, हारने वाला उम्मीदवार को मिला यहाँ पे 6800 वोट, कितना 6800 वोट। ठीक है, तो यहाँ पे यदि ऑप्शन पर यहाँ पे यदि गौर करें, यहाँ से भी आप टाइम को बचा सकते हैं। ठीक है, आपको 2 पूछा गया है कि विनिंग मार्जिन क्या है, यानी जो जीता उसमें कितना वोट का अंतर है।
तो यहाँ पे देखिएगा यदि ऑप्शन इस साइड यदि देखें अमान्य मतों की संख्या, मतलब सब में 3600 3600 3600, यानी इसको यदि हम पहले निकालेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आसानी से नहीं बनने वाला। लेकिन इस साइड देखिएगा तो सारा ऑप्शन क्या है, सारा ऑप्शन पहला ऑप्शन सारा ऑप्शन डिफरेंट है, यानी इसको यदि हम निकाल लें, यानी विजयी उम्मीदवार कितने वोटों से जीता, तो आपका आंसर इसको चेक करने की जरूरत नहीं, पहला से ही आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने वोटों से विजयी हुआ, ठीक है, कितने वोटों से जीता। तो देखिएगा यहाँ पे ये लाया कितना वोट, आपका 9600 वोट लाया, और हारने वाला उम्मीदवार कितना लाया 6800। तो इसको लेस करेंगे तो पता चलेगा कितना वोट से जीता है। तो यहाँ पे देखिए घटाइएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो घट जाएगा, और 16 में से 8 जाएगा 8, और 8 में से 6 जाएगा 2, यानी टोटल 2800 वोट से क्या हुआ यहाँ पे जीता है। तो एक ही ऑप्शन में 2800 है, बाकी आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो फिर आप निकाल भी सकते हैं कितने अवध मैथ थे। तो यहाँ पर ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जितना दोनों वोट लाया 20000 में आप घटाइएगा तो यहाँ पे 3600 आपका आ जाएगा। तो आपका जब यहाँ से ही क्वेश्चन बन रहा है तो आगे आपको बनाने की जरूरत नहीं, यहाँ से आप टाइम को भी बचा सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों को मिलाकर औसत आयु आपको 16.8 वर्ष है। कह रहा है लड़कों की औसत आयु 15.4 वर्ष है और लड़कियों का औसत आयु 18.2 वर्ष है। तो स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो देखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन हम जब भी आपको 3 वैल्यू आपको दिया रहा है, 1 2 3 वैल्यू है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कीजिए, आप एलिगेशन लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं बॉय, यहाँ पे हम लिख लेते हैं गर्ल। तो देखिएगा वो लड़कों की औसत आयु कितना है यहाँ पे 15.4, तो यहाँ पे लिख दीजिए आप 15.4। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा इरेज हम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए यहाँ पे देखिएगा आप 15.4 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 15.4, और लड़की की संख्या कितना है यहाँ पे 18.2 है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 18.2। जो टोटल मान होता है उसको कहाँ हम रखते हैं, बीच में, यानी 16.8 को यहाँ पे बीच में रख दीजिए, और दोनों का क्या तिरछे तिरछे क्या कीजिए, डिफरेंस निकाल दीजिए। तो 18.2 में जब 16.8 घटाइएगा तो आपका घटा करके 1.4 आएगा। जब 15.4 में 16.8 घटाएंगे तो यहाँ पे आपको भी 1.4 आएगा। अब ये दोनों का रेशियो क्या कीजिए, आप काट दीजिए, तो यहाँ से 1.4 1.4 यहाँ पे कट जाएगा। तो जो संख्या का दोनों का जो अनुपात है आपका कितना जाएगा, 1.1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। इसी आसान तरीका से आप बना सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा 3 व्यक्ति ने एक व्यवसाय में इस रेशियो में 1.1:2, 1:3 और 1:4 के अनुपात में धन निवेश किया। कह रहा वर्ष के अंत में कुल जो लाभ हुआ है यहाँ पे 15,600 रुपये का लाभ हुआ है। तो सबसे बड़ा हिस्सा क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए 3 व्यक्ति हम A B C ले लेते हैं, A B और C। यहाँ पे जो रेशियो दिया गया आपका 1:2:1/3/1/4। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको आप सिंपल में आप कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो रेशियो जब भी भिन्न में रहे तो सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए नीचे वाला कैल्शियम से प्रत्येक पद में गुना, यानी 3 4 2 का एलसीएम कितना होता है आपका 12 से सही पद में क्या कर दीजिए, आप गुना कर दीजिए, 12 से सही पद में गुना। तो 2 6 12 यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 चौक 12 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 3 12 आपका 3 आएगा। देखिए यहाँ पर रेशियो सिंपल रूप में हो गया। तो जिस अनुपात में धन लगाता है उसी अनुपात में लाभ। तो टोटल वार्षिक लाभ यहाँ पर देखिएगा 15,600 रुपया है, 15,600 यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर लाभ 6 4 10 3 13 है। कितना है, 13 निकालना है सबसे बड़ा हिस्सा। तो सबसे बड़ा कौन है, 6 है, तो 6 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। यहाँ पे आप 13 से काटिएगा, 13 इकाई 13, 13 दूनी 26, 12 बार में कट जाएगा। तो 1200 गुने 6 यानी 12 छक 72 पर 2 जीरो, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे शानदार सा क्वेश्चन है। करा किन्हीं 2 संख्याओं का योग 1500 है, ठीक है। करा उनका लघुत्तम जो है आपका 16,379 है, ठीक है, 16,379 है। तो बताइए दोनों संख्या को आप ज्ञात कीजिए कि क्या था। तो यहाँ पर जो आपका जो एलसीएम यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा इसे हम इजी मेथड से आपको हम बताते हैं किस तरह से एग्जाम में यहाँ पे आपको बनाया जाता है। तो 16,379 यहाँ पे है, कितना है 16,379। अब दोनों संख्या का जोड़ के 1500। देखिएगा सारा ऑप्शन के यदि दोनों संख्या आप जोड़ते हैं तो सभी के जोड़ के आपको 1500 आएगा, सभी में आएगा। तो यहाँ से तो आंसर हम मार नहीं सकते और छाट भी नहीं सकते,
क्योंकि सारा में आप जोड़िएगा तो यहाँ पे जोड़ के आपको 1500 ही आएगा। तो यहाँ से हम ऑप्शन को टिक नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, तो देखिएगा जो भी एलसीएम होता है, जैसे आप 2 और 10 का यदि आप एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम कितना आता है 10। तो यानी जो एलसीएम होता है वो दोनों संख्या से क्या होता है, डिवाइड होता है, पूरी डिवाइड होता है। 2 से भी 10 कटेगा और 10 से भी 10 कटेगा। तो यहाँ पर जो भी आपका एलसीएम है दोनों संख्या से क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा। तो हम कोई भी किसी साइड से भी आप पकड़ के चल दीजिए। यदि हम 47 को सही मानते हैं आंसर 47 वाला को, तो 47 से 1 कटना चाहिए, ठीक है। यदि हम 11 को सही मानते थे 11 से कटना चाहिए। यदि हम 21 को सही मानते थे 21 से कटना चाहिए। इसको सही मानते थे इससे कटना चाहिए। तो सबसे पहले देखिएगा, यदि ऑप्शन से यदि आप करना चाहिएगा तो आप देखिए यहाँ पे 47 है, तो 47 से आप भागा लगाइएगा यहाँ पे। तो 47 से आप यदि 16 3 7 9 में यदि आप 47 से भागा लगाइएगा तो यहाँ पे कटना चाहिए, ठीक है। तो 47 का पहाड़ा आप पढ़ दीजिए। तो यहाँ पर आप 2 बार में 40 दिया 120 हो जाएगा और 7 21। आप यहाँ पे 3 बार में आप लगा दीजिए। तो 7 21, हाथ में कितना 2 और 4 12 2 14, यानी 141 लगेगा। 3 में से गया 2, 6 में 4 गया, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे कट गया। यहाँ पे आप 7 उतार दीजिए। तो आप कितना बार में आप लगाइएगा, तो 4 बार में यदि आप लगाते हैं तो देखिएगा, चलिए यहाँ पे देखिएगा 4 बार में यदि हम लगाते हैं तो देखिएगा कितना हो जाएगा आपका। 4 बार में 7 चौक 28 के 8, हाथ में 2 और 4 चौक 16 2 18, यानी 188। 17 में से 8 गया, यहाँ पे 9 बचेगा आपका, और यहाँ पे 11 में से 8 गया, 3 बचेगा, कट गया। अब यहाँ पे यदि हम 9 उतारते हैं तो देखिएगा यहाँ पे यदि आप भागा लगाइएगा तो यहाँ पे कटने वाला तो है नहीं, यानी 47 से नहीं कटेगा, यानी ये मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। 11 देखिएगा तो 11 से यदि आप डिवाइड करिएगा तो यहाँ से 11 से ये बिल्कुल ही डिवाइड आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन आप टिक करके यहाँ से निकल सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ 14% होता। वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम निकाल देते हैं। देखिएगा कॉस्ट प्राइस यदि हम 100 मानते हैं, ठीक है, तो 12% के लाभ पर यदि बेचा गया, सेलिंग प्राइस 1 की यदि बात करते हैं तो 12% के लाभ पर यदि बेचा जाएगा तो वस्तु के 112 में बेचना होगा, ठीक है। यदि हम सेलिंग प्राइस 2 की बात करते हैं तो कह रहा है कि 14% का लाभ होता, ठीक है। 14% लाभ कमाने के लिए सामान को कितना में बेचना पड़ेगा, 114 में। कब ऐसा होता है, जब 33 रुपया अधिक में बेचा जाता है, जो कि आपका निश्चित राशि है। यहाँ पे यदि रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 112, यहाँ पे 114, यानी यहाँ पे जो है कितना रुपया अधिक में बेचा जा रहा है 14% लाभ के लिए, 2 रुपया अधिक में। तो 33 का तुलना यहाँ पे कितना से करेंगे, तो 2 से करेंगे। आपको निकालना वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य निकालना है तो हम कितना से गुना कर लेंगे, यहाँ पे 100 से आप गुना कर दीजिए, 2 से आप काट दीजिए, आप 50 बार में हो गया। तो यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीका से। आप गुना कर दीजिए 33 में 5 से, 5 या 15 का 5 और 5 या 15 1 16, यानी 165 पर 10, यानी इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आपका शॉर्टकट मेथड है। देखिएगा हम फिर से थोड़ा सा समझा जाते हैं। क्रय वस्तु को 12% के लाभ पर बेचा गया, तो क्रय मूल्य हमेशा 100 माना है, क्रय मूल्य माना 100। तो यहाँ पे 12% के लाभ पर बेचा गया तो सामान को 112 में बेचेंगे। यदि 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 14% का लाभ होता। तो 14% का लाभ कब होगा, जब 100 का सामान 114 में बेचेंगे। तो यहाँ पर 33 रुपया अधिक में बेचा जाता है, यहाँ पर रेशियो के हिसाब से 2 रुपया अधिक में। तो 33 का तुलना 2 से करेंगे और जो निकालना उसे क्या करते हैं, रेशियो मेथड में गुना। निकालना था क्रय मूल्य, तो 100 से यहाँ पे हम गुना कर लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया। चलिए हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है कक्षा 1 की बोर्ड परीक्षा में बैठने के लिए कुल छात्रों की संख्या यहाँ पे 360 है। 360 में से 10% छात्र ए ग्रेड में, 20% छात्र बी ग्रेड में और 30% छात्र सी ग्रेड में, 40% डी ग्रेड में प्राप्त किया, ठीक है। तो दी गई पाठ्यचर्या में ग्रेड ए और ग्रेड बी को प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या बताइए। यानी ग्रेड ए और ग्रेड बी का आपका योगफल निकालना है, टोटल कितने छात्र हैं। तो यहाँ पे देखिएगा टोटल जो संख्या यहाँ पे कुल मिलाकर कितना है, 360। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 360। यहाँ पे देखिए परसेंटेज के हिसाब से टोटल संख्या स्टूडेंट का 100 हो जाएगा, तो 360 का बैलेंस 100 से करेंगे और दोनों का क्या निकालना है, आपका योगफल निकालना है, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग हम निकाल देते हैं। ग्रेड ए के लिए तो ग्रेड ए में कितना है, 10% छात्र, कितना 10। तो निकालना है ग्रेड ए का, तो 10 से गुना करेंगे। और क्या निकालना है, ग्रेड बी का निकालना है। तो ग्रेड बी में कितना है, तो 20 से यहाँ पे गुना करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा काटिएगा
तो यहाँ पे इसके लिए अलग अलग थोड़ा सा हम निकाल देते हैं। यहाँ पर देखिएगा 360/100 ग्रेड ए के लिए हम निकाल रहे हैं, तो 10 से गुना करेंगे तो ग्रेड ए का निकलेगा 1 0 1 0 1 0 2 0 खत्म, यानी यहाँ पे 36 हो गया। यदि हम ग्रेड बी में स्टूडेंट की संख्या निकालें तो 360/100 दोनों के लिए कॉमन है, और यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, ग्रेड बी के लिए 20 से गुना करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी 36 दूनी 72, और 72 और 36 को आप ऐड कर दीजिए तो 36 और प्लस कितना हो जाएगा आपका 72, यानी 7 3 10, यानी 108 आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ पे 108 आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन पे लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, बाद में 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन प्रतिशत में क्या होगा। एक आप फार्मूला पढ़े होंगे, x + y + x × y/100, ठीक है। यदि आप ये भी फार्मूला कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा x का वैल्यू, तो x का यहाँ पे 40% वृद्धि तो 40, और प्लस y का मान यहाँ पे कितना है, तो देखिएगा 40 प्लस और 40 कीजिएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, कमी है, तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, और 40 × 40 बटा कितना कीजिएगा तो 100 कीजिएगा। यहाँ से काटिएगा 1 0 1 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 40, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 40 और 4 4 चौक 16, तो 40 और 16 यहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे हो जाएगा 4 चौक 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 40, और यहाँ पे 16 आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, और 4 1 5 56, यहाँ पे घटाइएगा तो आएगा यहाँ पे 16, तो -16 का मतलब क्या हो गया आपका कमी हो गया। आप एक तरीका ये भी आप बना सकते हैं, एक तरीका और हम सिखाते हैं। देखिएगा यहाँ पे कितना है, मान लेते हैं पहले संख्या 100 था, उसके बाद 40% का वृद्धि हुआ तो हो गया 140, फिर मान लेते हैं संख्या 100 था और 40% का कमी की गई, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40% कमी का मतलब यहाँ पे 100, आप इसको गुना कर दीजिए दोनों साइड, देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 × 100, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 140, और गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 60, तो यहाँ पे देखिए 2 0 काट दीजिए, 1 0 1 0, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 100, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 चौक 64, तो कोई भी संख्या 100 से 64 हो रहा है, इसका मतलब कितना का कमी हो गया, तो 16% का यहाँ पे कमी हो गया। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, यहाँ काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन लड़के अक्सर एग्जाम में छोड़ देते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति अपने पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पर, अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पर तथा शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया, ठीक है। एक वर्ष में उसके तीनों निवेश से प्राप्त कुल आय, जो भी निवेश किया तीनों निवेश से कुल आय आपको 820 रुपये प्राप्त हुआ, तो उनकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए, यानी टोटल पूंजी निकालना। यहाँ पर देखिएगा 1/2 भाग यहाँ पे है दिया हुआ, 1/2 भाग यहाँ पे है टोटल पूंजी का 1/3 भाग। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल पूंजी ऐसा पूंजी आपको मानना है जो नीचे वाला का हर का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 2 और यहाँ पर 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम यहाँ पे मान लेते हैं कि टोटल पूंजी इसका 6 था, ठीक है, टोटल पूंजी 6, तो 5% पर उदिया कितना भाग, तो 5% पर यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 1/2 भाग है, ठीक है, 5% पर 1/2 भाग, यानी 6 का 1/2 आप निकालिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 5% पर 3 भाग दिया, ठीक है। उसके बाद दिया 1/3 भाग 8% पर, तो 8% पर निकाल देते हैं, 6 का 1/3 भाग निकालेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। शेष जो बच गया, तो टोटल यहाँ पे 6 था, 3 2 यहाँ पे लग गया, तो शेष कितना बचा, यहाँ पे 1 बचा, तो शेष कितना % पर लगाया है, तो शेष 10% पर यहाँ पे दिया है, तो 10% पर। तो ऐसा आप वैल्यू यहाँ पे आप रख दीजिए कि जिससे कि थोड़ा सा देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे टोटल थोड़ा सा और ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं हम। चलिए देखिएगा, आसान विधि से हम आपको बिल्कुल ही कराने वाले हैं। यहाँ पे हम टोटल लिख देते हैं, तो टोटल कितना है 6 है। अब देखिएगा रेशियो में क्या करना है, आप 5%, 8%, 10% निकालना है, तो आप क्या कीजिए 00 सब में आप शामिल कर दीजिए, इससे भी आ जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट में हल करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या कीजिए, आप सब में 20 बढ़ा दीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा 5%, यानी 300 का 5%, यदि 10% की बात करें तो 300 का 10% कितना होगा 30 होगा, तो 5% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 15 हो जाएगा 5%। चलिए 15 रुपये यहाँ पे इनकम हो जाएगा। और 200 का 8% यदि निकालेंगे तो यहाँ पर 200 × 8/100 करेंगे, कितना करेंगे 200 × 8/100 करेंगे, यानी तो 8 दूनी 16 यहाँ पे हो जाएगा, टोटल यहाँ पे 16 रुपये फायदा हो जाएगा।
यहाँ पे 10 का 100 का 10% कितना होगा, तो यहाँ पे 10 रुपया का यहाँ पे इनकम हो जाएगा। जो निश्चित राशि यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में दिया आपका 820 रुपया टोटल इनकम होता है। और रेशियो के हिसाब से यदि तीनों का यदि आप ऐड कीजिए, यहाँ पे तीनों का आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 1 31, 10 41 यहाँ पे हो जाएगा। निकालना टोटल निवेशित राशि, तो टोटल निवेशित राशि तो टोटल से आप गुना कर दीजिए। रेशियो मेथड से बना देते हैं, 41 दूनी 82 20 बार में, यानी 6 दूनी 12 पर आपका 3 जीरो, यानी टोटल निवेशित राशि हो जाएगा 12,000, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलिए देखिएगा एक शानदार सा क्वेश्चन यहाँ पे भी है। √2 और प्लस √x बराबर आपको √3 दिया हुआ, तो x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिएगा इसको हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका √2 और प्लस √x बराबर यहाँ पे आपका √3 है। कितना है, √3 है। तो यहाँ पे देखिएगा किस तरह से हम हल करेंगे। तो यहाँ पे आप √2 √3 को इस साइड ले आइए तो माइनस का √3 हो जाएगा, इसको इस साइड भेजिए तो माइनस का √x हो जाएगा। अब क्या करना है, तो दोनों को आप क्या कर दीजिए, तो आप स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2ab, यानी 2√2 इंटू √3 यहाँ पे हो जाएगा बराबर √ का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर प्लस में, यानी x यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2√6 और बराबर कितना x, यानी 3 2 5 माइनस 2√6 बराबर x, यानी x का जो वैल्यू आएगा 5 माइनस 2√6, यानी ऑप्शन 3 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि यदि x समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/0 को संतुष्ट करता है तो x³ माइनस 1/x³ का मान निकालिए। तो यहाँ पर देखिएगा एक ऐसा मान सोचिए कि यदि हम x इस साइड रखें तो यहाँ पे 0 को संतुष्ट करना चाहिए। चलिए हम सोचते हैं यहाँ पे यदि हम x का मान 1 रख देते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 1 प्लस 1 बराबर 0। देखिएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस 1 बराबर 0। तो देखिए 1 1 2 और माइनस 2 बराबर 0, यानी दोनों साइड देखिएगा यहाँ पे 0 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 1 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू आप 1 रख दीजिए तो 1 का क्यू और माइनस 1/1 का क्यू, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 होगा, यानी 1 माइनस 1 0, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है cos 2 थीटा बराबर sin थीटा, तो थीटा का मान 0 और 90 के बीच है, तो आप थीटा का मान बताइए। तो कोई ऐसा मान बताइए जो sin cos में बराबर होता है। तो जी हाँ, होता है sin 30 का मान cos 60 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पे थीटा का मान ऑप्शन से पुट कीजिए जो बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 2 थीटा है, यानी यहाँ पे यदि हम 30 डिग्री रखते हैं तो cos 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा आपका sin 30 डिग्री, जो कि दोनों इक्वल सेटिस्फाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 30 डिग्री बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा इसको किस तरह से हम बनाएंगे। कह रहा है 2600 रुपये की धनराशि 2 भाग में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि देखिएगा पहले भाग पर प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 9% वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है, तो 10% पर उधार दी गई राशि। तो मान लीजिए आपकी 10% पर जो उधार दिया गया राशि उसको x मान लेंगे और यहाँ पे जो आपका 5% पर दूसरा कितना है आपका 10% और एक है 9%, और 9% पर कितना बचेगा, चूँकि टोटल अमाउंट कितना है 2600, तो यहाँ पे हो जाएगा 9% पर हो जाएगा 2600 और माइनस x, चूँकि एक को x माने तो सेकंड का कितना हो जाएगा 2600 माइनस x, और दोनों के लिए ब्याज बराबर, तो दोनों का ब्याज बराबर कर दीजिए। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय, तो 10% के लिए हो जाएगा, तो मूलधन और गुने समय कितना है 5, गुने दर कितना है 10 और बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 हो जाएगा। और इस साइड के लिए देखिए यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2600 और माइनस x, तो हो जाएगा मूलधन और गुने समय, समय कितना है यहाँ पे 6 वर्ष के लिए, समय और गुने दर कितना है यहाँ पे आपका 9% है, समय गुने दर और बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे यदि और कटता है तो आप काट भी सकते हैं। तो यहाँ पे कट रहा है देखिएगा 5 दूनी के 10 और 3 दूना का 6, अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा x गुने कितना हो जाएगा 25। अब यहाँ पर हो जाएगा 27 से आप गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2600 और गुने कितना हो जाएगा 27 और माइनस 27x, तो 27x इस साइड जुड़ जाएगा, तो ये आपका 25x हो जाएगा, प्लस इस साइड लाएंगे तो 27x हो जाएगा, बराबर इस साइड बचेगा आपका 2600 और गुना कितना 27, आप जोड़ दीजिए 7 5 12 2 2 2 4 1 5, हाँ सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, इतना x और बराबर यहाँ पे कैंसिल है। देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 2600 और गुना कितना हो जाएगा 27।
अब देखिएगा यहाँ पे यदि आप काटिएगा 52 से, तो आप 26 का 26, 26 दूनी 52, अब 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बचा, यहाँ पे 2x, यहाँ पे अभी 100 बच रहा है यहाँ पे, और गुना कितना हो जाएगा 27, तो 2 से काटेंगे तो 50 बार में 50 दूनी 100, तो x का मान हो जाएगा 27 का 27, 27 पचे 35 है, यानी 135 पर 10, यानी x का जो वैल्यू आपका आ गया यहाँ पर कितना आ गया 1350, तो 10% पर x माने थे, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1350 रुपये। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिएगा, कह रहा है ब छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, एक ऐसी संख्या बताना है जिसमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 पर 3 जीरो। इसमें हम क्या घटा दें, इसमें हम क्या घटा दें, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसमें क्या घटा दें कि एक यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या आना चाहिए। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1000 से जस्ट पहले आप सोचिए कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। ठीक है, तो 1000 यहाँ पे यदि हम करते हैं तो 30 के स्क्वायर आपका 900 होता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ते जाइएगा। यदि हम 31 के स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे आपका 961 होता है। ठीक है, यदि हम 32 का स्क्वायर करते हैं तो 1024, यानी ज़्यादा हो जाता है, यानी 1000 से जस्ट छोटा, यानी जस्ट पहले बताना। यानी यहाँ पे हमको पता चल गया कि इससे जस्ट पहले जो है आपको 1000 से जस्ट पहले आपका पूर्ण वर्ग संख्या आपका 961 है, तो इसमें कितना लेस करना पड़ेगा, तो 1000 में आप 961 घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा जो 39 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर करा बस छोटी छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15, 18 से पूरी विभाजित हो। तो पूर्ण वर्ग संख्या यहाँ पे देखिएगा 400 है, 900, 625 है, 1225 नहीं है, तो जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे और 18 से भी कटे, यानी 12, 15, 18 से भी कटना चाहिए। तो इसका मतलब है आपका 3 से बिल्कुल ही यहाँ पे कटना चाहिए। तो 6, 2, 8, 5, 13, ये भी 3 से नहीं कटेगा। जो भी संख्या 12 से कटेगा वो चूँकि 3 और 4 इसका गुणनखंड होता है तो 3 से भी कटेगा। तो यहाँ पर 900 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आगे भी इसी प्रकार के हम वीडियो बना सकें। थैंक यू।